हिंदी सिनेमा अब बदल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा में भी अब हॉलीवुड के लेवल का एक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन अब सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी हॉलीवुड लेवल की स्क्रिप्ट भी हमको हिंदी सिनेमा में देखने को मिलने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं YRF के स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वॉर 2 की कहानी की। वॉर 2 की कहानी सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, रॉ या ISI एजेंसी तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि वॉर 2 में हमको हॉलीवुड की तरह टेक्नोलॉजी और साइंस फिक्शन रिलेटेड स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें वॉर किसी ह्यूमन से नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन से होने वाली है। वॉर 2 की कहानी शुरू होती है कबीर यानी कि ऋतिक रोशन के एक मिशन के साथ। कबीर टेररिस्ट फरीद हक्कानी को पकड़ने ओमान गया होता है। फरीद हक्कानी जो ओमान में एक न्यूक्लियर वेपन की डील के लिए पहुंचा होता है को जब कबीर पकड़ने वाला होता है, तभी वहां एक और शख्स मतलब जूनियर NTR पहुंच जाता है। जूनियर NTR को देखते ही फरीद हक्कानी के आदमी उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जूनियर NTR पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। इतनी गोलियां लगने के बाद भी जूनियर NTR उनके सामने खड़ा होता है। ये देखकर कबीर भी हैरान हो जाता है। जूनियर NTR फरीद हक्कानी के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और उस न्यूक्लियर वेपन को अपने हाथ में उठा लेता है। जब फरीद हक्कानी जूनियर NTR को रोकने की कोशिश करता है, तब जूनियर NTR टेररिस्ट फरीद हक्कानी को भी मार देता है। अब कबीर जूनियर NTR के सामने आ जाता है, दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जूनियर NTR पर कबीर के किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता और जूनियर NTR कबीर को मार मार कर घायल कर देता है, लेकिन उसको जान से नहीं मारता। जूनियर NTR कबीर से कहता है कि ये तुम्हारा मिशन नहीं, मेरा मिशन है, इसलिए आगे से मेरे रास्ते में मत आना। इतना कहकर जूनियर NTR वहां से चला जाता है। कबीर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में ही खुलती है। अभी कबीर सोच ही रहा होता है कि वो आखिर था कौन, तभी कर्नल सुनील लुथरा का फोन कबीर के लिए आता है। कर्नल सुनील लुथरा कबीर को बताता है कि जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला हुआ था और जो वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर चला गया है, वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन है, जो पहले कभी इंसान था लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से एक शैतान बन गया है, जिस पर इंसान के द्वारा बनाए गए किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। फिर कबीर कर्नल सुनील लुथरा से पूछता है कि अगर वो पहले ह्यूमन था तो अब सुपर ह्यूमन कैसे बन गया। तब कर्नल सुनील लुथरा कबीर को एक कहानी सुनाने लग जाता है और फिल्म की कहानी बैकग्राउंड में प्ले होने लग जाती है। कुछ साल पहले जूनियर NTR जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, अपने एक दोस्त जिम के साथ हॉस्टल में रहता था। जिम यानी कि जॉन अब्राहिम, जो बड़ा होकर एक रॉ एजेंट बन गया था, लेकिन जब उसकी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और रॉ एजेंसी ने उसकी कोई मदद नहीं की, तब जिम ने टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट X ज्वाइन कर लिया था, जैसा कि हमने पठान मूवी में देखा था। अब कॉलेज टाइम में जूनियर NTR, जिसका नाम आदिल था, जिम का अच्छा दोस्त था। आदिल और जिम के कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर मिस्टर स्टीफन पर उनको इस बात का शक था कि कॉलेज के बाद प्रोफेसर स्टीफन किसी खुफिया जगह पर लैब बनाकर कोई बहुत बड़े हथियार बना रहे हैं। मिस्टर स्टीफन के इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और लोग भी उनके साथ शामिल है। एक दिन कॉलेज के बाद आदिल और जिम प्रोफेसर स्टीफन का पीछा करते हैं। प्रोफेसर स्टीफन शहर से बाहर एक सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है जहां एक लैब बनी होती है। आदिल और जिम छुप कर देखने लग जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि प्रोफेसर स्टीफन कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक खूंखार रोबोट तैयार कर रहे होते हैं। वो रोबोट स्पेशली मिलिट्री वॉर्स के लिए तैयार किया गया होता है। वो रोबोट अकेला ही किसी भी देश की आर्मी को मार सकता था। आदिल और जिम छुप कर देख ही रहे होते हैं, लेकिन गार्ड्स के हाथों पकड़े जाते हैं। वो साइंटिस्ट प्रोफेसर स्टीफन से कहते हैं कि तुमको अपने इन दोनों स्टूडेंट्स को मारना होगा, नहीं तो ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को बता देंगे और इंडियन गवर्नमेंट ने तो हमको पहले ही बैन कर रखा है। अगर उनको हमारे इस रोबोट के बारे में पता चल गया तो वो हमें इस रोबोट को बनाकर दूसरे देशों को बेचने के जुर्म में जेल में कैद कर देंगे। असल में वो इस रोबोट को बनाकर किसी ऐसी कंट्री की आर्मी को बेचना चाहते थे जो उनको इसकी मुंह मांगी कीमत दे सके। जब प्रोफेसर स्टीफन आदिल और जिम को मारने लगता है, तब आदिल प्रोफेसर स्टीफन के हाथ से गन छीन लेता है। आदिल
जिम को वहां से भागने को कहता है। जिम वहां से भाग जाता है, आदिल के हाथों से गोली चल जाती है और वो प्रोफेसर स्टीफन को गोली लग जाती है। प्रोफेसर स्टीफन मारा जाता है। प्रोफेसर स्टीफन को मरते हुए देखकर आदिल घबरा जाता है और उसके हाथों से गन गिर जाती है और साइंटिस्ट आदिल को पकड़कर कैद कर लेते हैं। जब उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि इस रोबोट को बनाया बेशक हम सब ने मिलकर है, लेकिन इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ प्रोफेसर स्टीफन ही इंस्टॉल कर सकते थे। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये रोबोट हमसे कोई नहीं खरीदेगा। अब उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि एक आइडिया है, अगर इस रोबोट के प्रोसेसर को किसी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो भी इस रोबोट की ही तरह बन जाएगा और ह्यूमन का ब्रेन और रोबोट की पावर मिलकर हम एक बहुत खतरनाक हथियार बना सकते हैं। अब वो लोग आदिल को बेहोश करके अपने साथ कहीं दूर ले जाते हैं और उस लैब को आग लगा देते हैं ताजो जिम अगर किसी को उस लैब के बारे में बताए तब भी कोई उस लैब को ढूंढ ना पाए। लेकिन उस लैब को आग लगाने से पहले वो साइंटिस्ट रोबोट को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब आदिल की बॉडी में रोबोटिक प्रोसेसर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से आदिल उन साइंटिस्ट के ऑर्डर्स मानने लग जाता है और एक खतरनाक सुपर ह्यूमन बन जाता है। फिर वो साइंटिस्ट उस सुपर ह्यूमन को किसी टेररिस्ट कंट्री को बेच देते हैं। अब आदिल यानी कि जूनियर एनटीआर जो एक सुपर ह्यूमन बन गया है, सीक्रेटली किसी देश के गलत इरादों के लिए काम करता है, लेकिन आदिल किस कंट्री के लिए काम करता है ये कोई नहीं जानता। फिल्म की कहानी फिर से प्रेजेंट में चलना शुरू हो जाती है। कर्नल सुनील लुथरा कबीर से कहता है कि आदिल अब शैतान बन गया है और तुमको उसको रोकना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि उसको कौन सी कंट्री कंट्रोल कर रही है। अब कबीर आदिल को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ता है। कबीर को पता चलता है कि आदिल एक अनऑफिशियल आर्मी चाइना के लिए काम करता है, जिसका पता चाइना की सरकार को भी नहीं है। इसलिए कबीर चाइना चला जाता है। वहां कबीर की मुलाकात कियारा आडवाणी यानी कि सिंड्रेला से होती है। सिंड्रेला जो एक इंडियन है पर 10 सालों से बीजिंग में रह रही है। सिंड्रेला एक सॉफ्टवेयर हैकर है जिसको ये पता चल गया है कि चाइनीज अनऑफिशियल आर्मी ने एक सुपर ह्यूमन के जरिए पूरी दुनिया के देशों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। कबीर सिंड्रेला की मदद से आदिल यानी कि सुपर ह्यूमन की लोकेशन को ट्रेस करने लग जाता है। आदिल को सिर्फ कबीर ही नहीं बल्कि कई और देशों के एजेंट्स भी ढूंढ रहे हैं। कई एजेंट्स को तो आदिल ने अपने हाथों से मार दिया है। आदिल सभी देशों के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कब्जे में ले रहा है और चाइना को दे रहा है। चाइना उन न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। सिंड्रेला कबीर को बताती है कि अगर हमने आदिल को रोकने के लिए उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए डिवाइस को इनएक्टिव करके निकाल दिया तो ये तभी हो सकता है अगर आदिल बेहोश हो जाए, क्योंकि होश में आदिल को हाथ भी लगाना नामुमकिन है। फिर सिंड्रेला कहती है कि हमें चाइनीज आर्मी के एक खुफिया बंकर में जाना होगा जहां से आदिल को कंट्रोल किया जा रहा है और वहां आदिल को बेहोश किया जा सकता है। फिर कबीर और सिंड्रेला दोनों उस चाइनीज आर्मी के बंकर में चले जाते हैं। वहां हाई सिक्योरिटी को तोड़कर दोनों कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ आ जाता है। खालिद जिसको हमने वॉर पार्ट 1 में मरते हुए देखा था, वो असल में जिंदा है और वो भी इंडिया को चाइना से बचाने के मिशन पर है। अब खालिद, कबीर और सिंड्रेला मिलकर आदिल को कंट्रोल रूम से इनएक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तभी आदिल भी वहां आ जाता है, जिसको ये पता चल जाता है कि कोई उसके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। खालिद और कबीर दोनों मिलकर चाइनीज आर्मी को मारने लग जाते हैं और लास्ट में दोनों आदिल से फाइट करते हैं। आदिल दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर सिंड्रेला उस सिस्टम तक पहुंच जाती है और जहां पर आदिल को कंट्रोल किया जा रहा होता है, सिंड्रेला सिस्टम ऑफ कर देती है और आदिल बेहोश हो जाता है। अब कबीर आदिल को लेकर इंडिया आ जाता है और कर्नल सुनील लुथरा की मदद से आदिल की बॉडी से वो डिवाइस निकाल कर उसको फिर से सुपर ह्यूमन से एक नॉर्मल ह्यूमन बना दिया जाता है। लेकिन आदिल को नॉर्मल ह्यूमन बनाकर भी अपने देश से गद्दारी करने के जुर्म में जेल में कैद कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। इसके अगले पार्ट में हम वॉर 3 की फैन थ्योरी आपको सुनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।